आप सभी को नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। आप सुन रहे हैं किताबें और मैं। यहाँ आपको सुनने को मिलेंगे प्रसिद्ध लेखकों के बेहतरीन उपन्यास, नाटक और कहानियाँ। तो बने रहिए मेरे यानी लवेश कुमावत के साथ और सुनते रहिए किताबें और मैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी शतरंज के खिलाड़ी। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पीनक ही के मजे लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद को प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक व्यवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार विहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर काला बत्तू और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुर में इत्र मिस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त था। सभी की आंखों में विलासिता का मत छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बधी जा रही है, कहीं चौरस बिछी हुई है, पौबारा का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंग तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियां न लेकर अफीम खाते या मदक पीते। शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने में बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें जोर के साथ पेश की जाती थी। इसलिए अगर मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थी, जीविका की कोई चिंता न थी। घर बैठे चकोतियाँ करते, आखिर और करते ही क्या। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछा कर बैठ जाते, मुहर सज जाते और लड़ाई के दांव पेच होने लगते थे। फिर खबर न होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहल, कब शाम। घर में भीतर से बार बार बुलावा आता था, खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं, दस्तरखान बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों का काम साथ साथ करते। मिर्ज़ा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियाँ होती थी। मगर यह बात न थी कि मिर्ज़ा के घर में और लोगों के व्यवहार से खुश थे। घरवाली का तो कहना है कि क्या, मोहल्ले वाले, घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियाँ किया करते थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है, खुद न करे किसी को इसकी चपट पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का। बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्ज़ा की बेगम इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को ताड़ती थी, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वह सोचती रहती थी, तब तक उधर बाजी बीत जाती थी और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्ज़ा जी भर भीतर आते थे। यहाँ नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती रहती थी। क्या पान मांगे हैं, कह दो आकर ले जाए। खाने की भी फुर्सत नहीं, ले जाकर खाना सिर पटक दो, खाए चाहे कुत्तों को खिलावे। पर रूबरू वह कुछ न कह सकती थी। उनको अपनी पति से उतना मलाल न था जितना मीर साहब से। उन्होंने उसका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्ज़ा जी अपनी सफाई देने के लिए ज़रा सारा इल्ज़ाम मीर साहब की ओर सिर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहिबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौड़ी से कहा, जाकर मिर्ज़ा साहब को बुला लाओ, किसी हकीम के यहाँ से दवा लाएं, दौड़ जल्दी कर। लौड़ी गई तो मिर्ज़ा ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम का मिजाज गर्म था। इतनी ताप कहाँ कि उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लौड़ी से कहा, जाकर कहे अभी चलिए, नहीं तो वह आप ही हकीम के यहाँ चली जाएगी। मिर्ज़ा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। 2 ही किश्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। झंझला कर बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है, ज़रा सब्र नहीं होता।
मीर, अरे तो जाकर सुन ही आइए ना, औरत नाजुक मिजाज होती है। मिर्ज़ा, जी हाँ, चला क्यों ना जाऊँ, 2 किस्तों में आपको मात होती है। मीर, जनाब इस भरोसे में नहीं रहिएगा, वह चाल सोची है कि आपके मुंह धरे रहें और मात हो जाए। पड़ जाइए, सुनाइए, क्यों खामखा उनका दिल दुखाइएगा। मिर्ज़ा, इसी बात पर मात ही कर के जाऊँगा। मीर, मैं खेलूँगा ही नहीं, आप जाकर सुनाइए। मिर्ज़ा, अरे यार, जाना ही पड़ेगा हकीम के यहाँ, सिर दर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। मीर, कुछ भी हो उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। मिर्ज़ा, अच्छा एक चाल और चल लूँ। मीर, हरगिज़ नहीं, अब तक आप सुन ना आवेंगे, मैं मोहरे के हाथ न लगाऊंगा। मिर्ज़ा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहिबा ने त्योरियां बदल कर लेकिन कराहते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। नौज कोई तुम जैसा आदमी हो। मिर्ज़ा, क्या कहूँ, मीर साहब मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। बेगम, क्या जैसे वह खुद निकट्टू ही वैसे है सब के सब समझते हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं या सबका सफाया कर डाला है। मिर्ज़ा, बड़ी लती आदमी है, जब तक जाता है तब मजबूर होकर खेलना पड़ता है। बेगम, दुत्कार क्यों नहीं देते। मिर्ज़ा, बराबर का आदमी है, उम्र में दर्जे में मुझको 2 उंगल ऊंचे, मुलाहिजा करना ही पड़ता है। बेगम, तो मैं ही दुत्कार देती हूँ, नाराज़ हो जाएंगे, हो जाए, कौन किसी की रोटियां चला देता है। रानी रूठेगी, आप सुहाग लेगी। हिजिया बाहर से शतरंज उठा ला, मीर साहब से कहना मियाँ अब न खेलेंगे, आप तशरीफ़ ले जाइए। मिर्ज़ा, हाँ हाँ, कहीं ऐसा गजब भी मत करना, जलील करना चाहती हो क्या। ठहर हिरिया, कहाँ जाती है। बेगम, जाने क्यों नहीं देते, मेरे ही खून पिए जो उसे रोके। अच्छा, उसे रोका, मुझे रोको तो जानू। यह कहकर बेगम साहिबा जल्लाई हुए दीवान खाने की तरफ चली। मिर्ज़ा बेचारे का रंग उड़ गया, बीवी की मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए तुम्हें हज़रत हुसैन की कसम, मेरी ही मैयत देखे जो उधर जाए। लेकिन बेगम ने एक न मानी, दीवान खाने के द्वार पर चली गई, पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव बंद गए। भीतर जाकर संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2 मोहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई बताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी, मोहरें कुछ तख्त के नीचे फेंक दी, कुछ बाहर किवाड़ के अंदर बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मोहरे बाहर फेंके जाते देख चूड़ियों की झनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाज़ा बंद हुआ तो समझ गए बेगम बिगड़ गई, घर की राह ली जाए। मिर्ज़ा ने कहा, तुमने गजब किया बेगम, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतनी लौ खुदा से लगाते तो क्या गरीब हो जाते। आप तो शतरंज खेले और मैं यहाँ चूल्हे चक्की की फिक्र में सिर खपाऊं। बोलो, जाते हो हकीम के पास कि अब मैं तामुल हूँ। मिर्ज़ा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुँचे और सारा वृतांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मोहरे बाहर आते देखे तभी ताजड़ गया, फौरन भागा। बड़ी गुस्सेवर मालूम होती हैं, मगर आपने उन्हें यों सिर पर चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं, घर का इंतज़ाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार। मिर्ज़ा, कह रही है तो बताइए, अब कहाँ जमा होगा। मीर, इसका क्या गम, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यहीं जमे। मिर्ज़ा, लेकिन बेगम साहब को कैसे मनाऊंगा, जब घर पर बैठा रहता था तब तो वह इतना बिगड़ती थी, यहाँ बैठक होगा तो शायद जिंदा न छोड़ेगी। मीर, अजीब बकने भी दीजिए, 2-4 रोज़ में आप ही ठीक हो जाएगी। हाँ, आप इतना कीजिए कि आज से जरा तन जाइए। मीर साहब की बेग किसी अज्ञात कारण से उनका घर से दूर रहना भी उपयुक्त समझती थी, इसलिए वह उन्हें शतरंज प्रेम की कभी आलोचना न करती, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थी। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है। लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर
में रहने लगे तो उन्हें बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई। दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती। उधर नौकरों में कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियाँ मारा करते थे। घर में चाहे कोई आवे चाहे कोई जाए, इन्हें कुछ मतलब न था। आठों पहर की धौंस हो गई। कभी पान लाने का हुक्म होता, कभी मिठाई लाने का, और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था। वे बेगम साहब से जाकर कहते, हुजूर मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। यह भी कोई खेल है कि सुबह को बैठे तो शाम ही कर दे। घड़ी आध घड़ी दिल बहलाव के लिए खेल लेना बहुत है। खैर, हमें तो कोई शिकायत नहीं। हुजूर की गुलाम हो, जो हुक्म होगा बजा ही लावेंगे। मगर यह खेल मनहूस है। इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं। घर पर कोई न कोई आफत ज़रूर आती रहती है। यहाँ तक कि एक के पीछे मोहल्ले में मोहल्ले तबाह हो जाते हैं। सारे मोहल्ले में यही चर्चा होती रहती है। हुजूर का नमक खाते हैं। अपने आका की बुराई सुन सुनकर रंज होता है। मगर क्या करें। इस पर बेगम साहिबा कहती, मैं तो खुद इनको पसंद नहीं करती, पर वह किसी की सुनते ही नहीं। क्या किया जाए। मोहल्ले में 2-4 पुराने ज़माने के लोग थे। वे आपस में भांति भांति के अमंगल की कल्पनाएं करने लगे। अब खैरियत नहीं। जब हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज। यह बादशाह शतरंज के हाथों तबाह होगी। आसार बुरे हैं। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी। कोई फरियादी सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींची चली जाती थी और वह वेश्याओं में, भांडों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ाई जाती थी। अंग्रेजी कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था। कमली दिन दिन भीगकर भारी होती जाती थी। देख में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी न वसूल होता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ लोग विलासिता के नशे में चूर थे। किसी के कान में जूं न रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए बनाए जाते, नित नई व्यू रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते भीड़ हो जाती, तू मैं तक की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों में मेल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता था कि बाजू उधार दी जाती थी। मिर्जा जी रूठ कर अपने घर में जा बैठते, पर रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता था। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे शतरंज की दल में गोते लगा रहे थे। इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। यह क्या बला सिर पर आई है। यह तलबी किसे लिए हुए है। अब खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए। नौकर से कह दिया, कह दो घर में नहीं है। सवार, घर में नहीं है तो कहाँ है। नौकर, यह मैं नहीं जानता, क्या काम है। सवार, काम तो तुझे क्या बताऊं, हुजूर की तलबी है। शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे हैं। जागीरदार है कि दिल लगी। मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर, अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवार, कहने की बात नहीं, कल मैं खुद आऊँगा। साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा। मिर्जा, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी भी तलबी न हो जाए। मीर, कमबख्त कल आने को कह गया है। मिर्जा, आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। मीर, बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिले ही नहीं। कल से गोमती पर ही कहीं वीराने में नक्शा जमे, वहाँ किसे खबर होगी, हजरत आकर लौट जाएंगे। मिर्जा, वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवा और कोई तदबीर है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने खूब दृढ़ता बताई। उसके जवाब दिया, ऐसे गतिविधियों को तो चुटकियों पर नचाता है। इनकी सारी अकल और हिम्मत तो शतरंजे चल ली। अब भूलकर भी घर न रहेंगे। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते
बगल में एक छोटी सी दरी दबाए डिब्बे में गिलोरियां भरे गोमती पार कर एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब आसफुल्ला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिल्लम और मदरिया लेते और मस्जिद में पहुंचते। दरी बिछा हुक्म पर शतरंज खेलने बैठ जाते। फिर उन्हें दीन दुनिया की कोई फिक्र न थी। जिस किश्त, शय आदि दो एक शब्द के सिवा मुंह से कोई और वाक्य निकलता ही नहीं था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नानबाई की दुकान पर जाकर खाना खा आते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर हलचल में मची हुई थी। लोग बाल बाल बच्चों को ले लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र न थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर, डर था कहीं किसी बादशाह मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए, नहीं तो बेगार में पकड़े जाएं। हजारों रुपए सालाने की जागीर मुफ्त में ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमजोर थी। मीर साहब को किस्त पर किस्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। यह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा, आने दीजिए, किस्त बचाइए। लो यह किस्त। मीर, तोड़ खाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे। कैसे जवान है, लाल बंदी से मुंह है, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्जा, जनाब हिले न कीजिए, ये चक में किसी और को दीजिएगा, यह किस्त। मीर, अब भी अजीब आदमी है। यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किस्त की सूझी है। कुछ खबर है कि शहर घिरा हुआ है, तो घर कैसे चलेंगे? मिर्जा, जब घर चलने का वक्त आएगा तब देखी जाएगी। यह किस्त बस अब एक ही शय मात है। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था। फिर बाजी बिछ गई। मिर्जा बोले, आज खाने की कैसी ठहरेगा? मीर, अजी आज तो रोज़ा है, क्या आपको भूख ज़्यादा मालूम होती है? मिर्जा, जी नहीं, शहर में जाने का क्या हो रहा है? मीर, शहर में कुछ न हो रहा होगा, लोग खाना खा खा कर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर नवाब साहब की ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर से खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब की मिर्जा की बाजी कमज़ोर थी। 4 का गजर बज रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली शाह पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान के लिए ले जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी, न मारकाट। एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना न हुई थी। यह अहिंसा न थी जिस पर देगमन प्रसन्न होते, यह कायरपन था जिस पर बड़े से बड़ा कायर आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी बना चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अंधेपन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा, हुजूर नवाब को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर, होगा, लीजिए शय। मिर्जा, जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त उधर तबीयत ठीक नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर, रोया ही चाहे, यह ऐश वहाँ कहाँ नसीब होगा, यह किश्त। मिर्जा, किसी के दिन बराबर नहीं आते, कितनी दर्दनाक हालत है। मीर, हाँ सो तो है ही, यह लो फिर किश्त। बस अब की किश्त में मात है, बच नहीं सकते। मिर्जा, खुदा की कसम, आप बड़े बेदर्द हैं। इतना बड़ा हादसा देख कर भी आपको दुख नहीं होता। आए गरीब वाजिद अली शाह। मीर, पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर उनके बारे में सोचिएगा। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा ली। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब की मातम में मरसिया कह डालें। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो गए। शाम हो गई। खंडर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया।
अबाबिला आकर अपने घोंसलों में चिपटी कर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दोनों खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का भी रंग अच्छा न था। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय कर संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेधड़ आ पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और उग्र हो जाती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गजलें गाते थे, चुटकियां लेते थे मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्जा सुन सुनकर झुंझलाते और हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे। ज्यों ज्यों बाजी कमजोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकल जाता था, यहाँ तक कि वह बात बात पर झुंझलाने लगे। जनाब, आप चाल कर बदला कीजिए। यह क्या कि चाल चले और फिर उसे बदल दिया जाए। जो कुछ चलना है एक ही बार में चल दीजिए। यह आप मोहरों पर ही क्यों हाथ रखे रहते हैं? मोहरें छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल न सूझे मोहरें छुआ ही न कीजिए। आप एक एक चाल आधा आध घंटे में चलते हैं। इसकी सनद नहीं। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज़्यादा लगे उसकी मात समझी जाए, फिर अपने आप ही बदली जाएगी। चुपके से मोहर वहीं रख दीजिए। मीर साहब की फर्जी पिटता था, बोले, मैंने चाल चली ही कब थी मिर्ज़ा। अब आप चाल चल चुके हैं, मोहरें वहीं रख दीजिए उसी घर में। मीर, उससे क्यों रखूं? हाथ में मोहरा छोड़ा कब था मिर्ज़ा? मोहरा आप कमाए तब न छोड़े तो क्या चल ही न होगी? फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे। मीर, धांधली आप करते हैं। हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से नहीं जीतता कोई। मिर्ज़ा, तो इस बाजी में आपकी मात हो गई। मिर्ज़ा, मुझे क्यों मात होने लगी? मिर्ज़ा, तो आप मोहरा इसी घर में रख दीजिए जहाँ पहले रखा था। मीर, वहाँ क्यों रखूं? नहीं रखता, जाओ। मिर्ज़ा, क्यों न रखिएगा, आपको रखना होगा। तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़ गए। न यह दबता था न वह। अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्ज़ा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तो तब इस कायदे जानते। वो तो हमेशा घास छीला किया करते थे। आप शतरंज क्या खेलिएगा? रियासत और ही चीज़ है, जागीर मिल जाने से कोई रईस नहीं हो जाता। मीर, क्या घास आपके अब्बाजान छीलते थे? यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेले आते हैं। मिर्ज़ा, अजी आइए भी। गजायुद्दीन हैदर के यहाँ बावर्चियों का काम करते करते उस उम्र में आज रईस बनने चले। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं। मीर, क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह पर कालिख लगाते हो? वे बावर्ची का काम करते होंगे, यहाँ तो बादशाह के दस्तरख्वान का खाना खाते चले आते हैं। मिर्ज़ा, अरे चल चटकटे, बहुत बढ़ाकर बातें न कर। मीर, जबान संभालिए वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं। यहाँ तो किसी ने आँख दिखाई कि उसकी आंखें निकाली। है हौसला? मिर्ज़ा, आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज 2-2 हाथ हो जाए, इधर या उधर। मीर, तो यहाँ तुमने दबने वाला कौन है? दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार पेशकबाज कटार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे पर कायर न थे। उनमें राजनीतिक भावों का अधः पतन हो गया था। बादशाह के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का भाव न था। दोनों ने पैतरे बदले, तलवारें चमकी, छपाछप की आवाज़ आई। दोनों जख्मी होकर गिरे। दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जान दी। अपने बादशाह के लिए उनकी आंखों में एक बूंद आंसू न निकला। उन्होंने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दी। अंधेरा हो चला, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासन पर बैठे मानो इन वीरों की मृत्यु पर रो रहे हों। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडर की टूटी हुई मेहरबान दीवार, गिरी हुई दीवारें और धूल दूसरे मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थी। तो यह थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही और कहानियों के लिए सुनते रहिए किताबें और मैं।
तब तक के लिए धन्यवाद।